तो चलिए आज भारत के इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जहां सत्ता का पूरा खेल ही बदल गया था। कहानी शुरू होती है एक बगावत से, एक ऐसे विद्रोह से जिसने एक पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये बिल्कुल सच है। एक कंपनी जो एक पूरे उपमहाद्वीप पर हुकूमत कर रही थी, उसे एक ही झटके में सत्ता से बेदखल कर दिया गया। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी उसके हाथ से सत्ता छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन को क्यों दे दी गई? बस इसी क्यों का जवाब आज हम ढूंढने निकले हैं। तो चलिए एक एक करके इस कहानी की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इस पूरी घटना का असल मतलब क्या था। देखिए, ये सिर्फ एक कंपनी का अंत नहीं था, ये था ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 साल पुराने शासन का अंत। ये सब मुमकिन हुआ एक कानून के जरिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। इस एक कानून ने रातों रात कंपनी का राज खत्म कर दिया और भारत को सीधे महारानी विक्टोरिया के कंट्रोल में ले आया। पर सवाल वही है, इस कानून को लाने की नौबत ही क्यों आई? इसका जवाब हमें मिलता है ठीक 1 साल पहले हुई एक घटना में। एक ऐसी घटना जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें तक हिला दी थीं, और वो था 1857 का महाविद्रोह। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इस एक ही घटना को दो अलग अलग नजरियों से देखा जाता है। अंग्रेजों के लिए ये बस एक सिपाही विद्रोह था, मतलब कुछ सिपाहियों की बगावत, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए ये आज़ादी की पहली लड़ाई थी। और आप देखिए, सिर्फ ये दो नाम ही कितनी अलग कहानी बताते हैं। तो इस विद्रोह की आग भड़की कैसे? देखिए, कारण तो कई थे, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह थी लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। अब ये थी क्या? सीधे सीधे कहें तो इस पॉलिसी के तहत अंग्रेज उन भारतीय रियासतों को अपने कब्जे में ले लेते थे जिनके राजा का कोई अपना, मतलब सगा बेटा नहीं होता था। और ये सिर्फ कोई कागजी नियम नहीं था, इसने लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाला। इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे मशहूर उदाहरण है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जब इसी पॉलिसी का इस्तेमाल करके उनके राज्य को हड़पने की कोशिश हुई, तो वो इस विद्रोह की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर नेताओं में से एक बनकर उभरी। रानी लक्ष्मीबाई के ये शब्द साफ बताते हैं कि विद्रोहियों के दिल में क्या था। ये लड़ाई सिर्फ जमीन या रियासत बचाने की नहीं थी, ये लड़ाई थी आज़ादी की, अपने सम्मान की। हाँ, तो रानी लक्ष्मीबाई इस लड़ाई में अकेली नहीं थी। उनके साथ नाना साहब और तात्या टोपे जैसे कई बड़े नेता भी थे जो इस विद्रोह को लीड कर रहे थे। तात्या टोपे तो अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति, मतलब कि छापामार लड़ाई के लिए इतने मशहूर थे कि उन्होंने कई बार ब्रिटिश सेना के पसीने छुड़ा दिए थे। तो ये तो हुई विद्रोह के कारणों की बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस विद्रोह के बाद जब सब कुछ शांत हुआ, तो भारत के शासन में आखिर बदला क्या? सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ कि सत्ता का सेंटर ही बदल गया। पहले भारत पर राज करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब करने लगा सीधा ब्रिटिश क्राउन। और जो पोस्ट पहले गवर्नर जनरल कहलाती थी, अब उसे वाइसरॉय कहा जाने लगा। वाइसरॉय मतलब जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि हो। और मजे की बात देखिए, इस नए कानून का ऑफिशियल नाम था भारत के बेहतर शासन के लिए एक अधिनियम। लेकिन क्या इससे शासन सच में बेहतर हुआ? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज तक बहस होती है। 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को एक बात तो साफ साफ समझा दी थी, अगर उन्हें इतने बड़े देश पर अपना कब्जा बनाए रखना है तो सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, उन्हें अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। तो उन्होंने इस पूरी घटना से 3 बड़े सबक सीखे, और यही 3 सबक आने वाले 90 सालों के लिए ब्रिटिश राज की नींव बने। पहला, सेना को पूरी तरह से बदलो। दूसरा, जो राजा महाराजा वफादार हैं उन्हें ताकत दो। और तीसरा, लोगों के सामाजिक और धार्मिक मामलों से दूर रहो। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव किया गया सेना में। आप देखिए, ब्रिटिश सैनिकों की संख्या लगभग 1.5 गुना बढ़ा दी गई और वहीं भारतीय सैनिकों की संख्या में भारी कटौती कर दी गई। मकसद साफ था, सेना पर ब्रिटिश कंट्रोल मजबूत करना, ताकि आगे से ऐसी कोई बगावत सर ही ना उठा सके। दूसरा सबक था, वफादारी का इनाम दो। जिन राजाओं और जमींदारों ने विद्रोह के वक्त अंग्रेजों का साथ दिया था, उन्हें अब अपना सबसे बड़ा सहयोगी माना गया। वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ने तो उन्हें तूफान में ब्रेकवाटर कहा था, मतलब जो लहरों को रोकते हैं। तो इन्हें इनकी जमीनें, इनके अधिकार सब वापस दिए गए, ताकि ये लोग भविष्य में किसी भी विद्रोह को लोकल लेवल पर ही दबाने में मदद करें। और तीसरा सबक था, लोगों के मामलों में ज्यादा दखलंदाजी न करना।
अंग्रेजों को लगा कि सती प्रथा पर बैन लगाने जैसे जो सामाजिक सुधार उन्होंने किए थे उससे भारतीय लोग नाराज हो गए थे और यही विद्रोह की एक वजह बना। तो बस उन्होंने एक तरह से पीछे हटने का फैसला किया और अगले 90 सालों तक सामाजिक या धार्मिक मामलों में दखल न देने की पॉलिसी अपनाई। अब बात करते हैं कंट्रोल के एक बहुत बड़े टूल की, रेलवे। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए। 1858 में भारत में सिर्फ 200 मील रेलवे ट्रैक थे, लेकिन 1900 तक ये आंकड़ा बढ़कर हो गया 25,000 मील। जबरदस्त उछाल था ये। लेकिन ये जो इतना बड़ा रेलवे का जाल बिछाया जा रहा था, उसका मकसद सिर्फ देश का विकास नहीं था। इसके दोहरे मकसद थे। एक आर्थिक, मतलब भारत से कच्चा माल फटाफट बंदरगाहों तक पहुंचाना, और दूसरा सैन्य, अगर देश के किसी भी कोने में कोई बगावत हो तो सैनिकों को तेजी से वहां पहुंचाया जा सके। तो सवाल उठता है कि इस पूरे विद्रोह और उसके बाद जो ब्रिटिश राज बना उसकी विरासत क्या है। ये आज भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर काफी बहस होती है। देखिए, विद्रोह भले ही सफल नहीं हुआ, लेकिन इसके नेता आने वाली पीढ़ियों के लिए हिम्मत और प्रेरणा का प्रतीक बन गए। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे नाम आज भी साहस और बलिदान के लिए जाने जाते हैं। और ये सिर्फ हम नहीं कहते। अंग्रेज कमांडर सर ह्यू रोज, जिसने खुद रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ जंग लड़ी थी, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि वो सभी विद्रोही नेताओं में सबसे खतरनाक और सबसे बहादुर थीं। सोचिए, दुश्मन भी उनकी बहादुरी का लोहा मानता था। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या 1858 का वो कानून सच में भारत के बेहतर शासन के लिए था, या फिर वो अगले 90 सालों तक भारत पर शाही पकड़ को और मजबूत करने का एक ब्लूप्रिंट था? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हम इतिहास को किस